अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हमारा ब्लॉकचेन का थर्ड सेशन आई थिंक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो कि आप लोगों ने जो करंट असाइनमेंट्स या टास्क कंप्लीट कर लिए हैं कि नहीं किए, या उसमें कोई इशू इशू आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग पूछ लें। तो नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस टास्क सबके कंप्लीट हो गए हैं, और मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोगों में से ब्लॉकचेन से बाहर कौन 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 से लोग हैं जो कि ब्लॉकचेन के अलावा दूसरे ग्रुप से जिन्होंने ज्वाइन किया। सारे ब्लॉकचेन के ही हैं? ठीक है, हमजा आप कौन से ग्रुप में से हैं? सर मन स्टैक। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलें बेहतरीन। तो बाकी आई थिंक सारे ब्लॉकचेन के हैं, तो प्लीज़ आप लोग वन बाय वन मुझे बताएं कि जो लास्ट आपको टास्क असाइन हुए थे वो आप लोगों ने कंप्लीट कर दिए हैं कि नहीं किए, उसमें कोई इशूज आ रहे हैं। स्टार्टिंग विद अली इफ्तिकार। जी सर, वो लास्ट कंप्लीट कर दिया। हो गए टास्क कंप्लीट? ओके जी सर, पोस्ट भी कर दीजिए। ओके। फातिमा। जहाँ जेब आपका हो गए? जी सर, सब टास्क हो गए थे, कोई इशू नहीं आ रहा। चलें बेहतरीन। जहाँ जेब आपका हो गया? जी सर, हो गए थे, लेकिन मैंने लेट ज्वाइन किया था तो मेरे पिछले भी रहते थे, मैंने वो कंप्लीट किया, इसलिए जो थर्ड ऑप्शनल टास्क था ना वो नहीं हुआ, बाकी सारे हो गए थे। सही है, ठीक है। क्या नाम है? मोहम्मद। आपका नाम पूरा नहीं शो रहा मुझे। जी सर, हो गए सर। हो गए। नुमान। मरियम। जी सर, सारे हो गए। जबरदस्त। जी सर, हो अच्छा, गए थे। चलें बेहतरीन है। तो आप लोग में से किसी ने जो ऑप्शनल टास्क वो कंप्लीट किए, जो एक बेसिक टास्क था? जी सर, मैंने किए। ठीक है। तो आपने सिर्फ एनएफटी पब्लिश किया था या एनएफटी मार्केट बनाए थे? जी सर, मैंने एनएफटी मार्केट बनाई थी सर। ठीक है, जबरदस्त। तो सही रन होती ऑप्शन वगैरह बनाए थे? जी सर, सब कुछ था उसमें। चलें जबरदस्त। अच्छा, आप लोग में से आपने जिन्होंने प्रोजेक्ट अपने लिंक्डइन पे भी पोस्ट किए हैं और काफ़ी अच्छे बनाए थे, मैंने देखा था। आप लोग में से है कोई जिसने प्रोजेक्ट बना के तो लिंक्डइन पे इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह पोस्ट की है? जी हाँ सर, डिसेंट्रलाइज्ड वोटिंग सिस्टम का बनाया था, वीडियो बनाई थी, अपलोड की थी। हाँ, दो तीन लोग थे जिन्होंने किया है और काफ़ी अच्छे माशाल्लाह बनाए थे प्रोजेक्ट आप लोगों ने। सर, आज के टॉपिक्स क्या हैं हमारे? आज इंशाल्लाह हम एनएफटी को ही सीखेंगे। एहसन शरीफ ने एक मेंशन किया था, डिसेंट्रलाइज्ड वोटिंग सिस्टम। और इसके अलावा फातिमा खुरम आपने भी किया था इसमें, ब्लॉकचेन से। चलें परफेक्ट है। आप लोग कोशिश करें कि जो भी आपके टास्क है ना, तो इसको आप लोग इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके इसको लिंक्डइन पे लाजमी पोस्ट करें अपनी वॉल पे। उसका फ़ायदा अगेन मैं बता देता हूँ कि ये है कि आप लोगों का एक सोशल प्रूफ बन जाएगा कि आप लोग काम कर रहे हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, ठीक है। तो जब भी कोई एचआर या कंपनी या क्लाइंट आपकी प्रोफाइल विजिट करेगा तो उसको आइडिया हो जाएगा कि आप किसी न किसी चीज़ पर काम कर रहे हो। कोशिश करेंगे जो टास्क करें उसको ज़रा बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से बनाएं, और प्रॉपर उसकी उसके यूज़र एक्सपीरियंस और यूएक्स पे काम करें, मतलब उसके इंटरफेस पे और यूज़र एक्सपीरियंस पे काम करें, क्योंकि फर्स्ट इंटरेक्शन इज द लास्ट इंटरेक्शन। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो हमारा हमेशा आपके डिज़ाइन से ही आता है। तो डिज़ाइन कोशिश करें अच्छा बनाएं, फिर उसके बाद उसकी जो फीचर्स हैं उसको ज़रा अच्छा बनाने की कोशिश करें, और उसके बाद फिर बीच में डेफिनेटली आपको टैग करें। और उसमें उससे क्या फ़ायदा होगा कि आप लोगों की जो प्रोफाइल्स हैं, आप लोग क्योंकि स्टूडेंट है अभी, आप लोग फ्रेश हैं, आपका शायद नेटवर्क इतना बड़ा नहीं होगा, तो हम अपने नेटवर्क के जरिए आप लोगों को आगे प्रमोट करेंगे, ताकि हमारे जो नेटवर्क है, जैसे मेरे नेटवर्क है उसमें कंपनीज भी हैं, उसमें एचआरस भी हैं, उसमें सीईओज, फाउंडर्स और क्लाइंट्स भी हैं। तो जब आप लोग का वो प्रोजेक्ट या आपकी प्रोफाइल जब 22,000 लोगों में सर्कुलेट करेगी, तो उसका फ़ायदा आपको क्या पहुंचेगा कि हो सकता है उसमें से कोई ना कोई क्लाइंट हो जो कि वाकई इस तरह का कोई रिसोर्स देख रहा हो, तो आपकी प्रोफाइल उसके सामने जाए और वो आपको ऑफर भेज दे, आपको हायर कर ले। तो इस तरह के कोई चांसेस हो सकते हैं, या फिर कोई एचआर जो कि ब्लॉकचेन के डेवलपर ढूंढ रही हैं,
तो वो आपको रीच आउट कर सकते हैं, तो 100 तरह के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा आपका नेटवर्क इंक्रीज होगा। तो कोशिश करें कि लिंक्डइन को अप टू डेट रखें, जो भी चीज़ कर रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, उसको लिंक्डइन पे लाजमी पोस्ट करें। सही है, अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल एक स्क्रैच लेवल से। तो जिन्होंने लास्ट सेशन वगैरह नहीं भी अटेंड किए, जब ये चीज़ नहीं क्लियर हुई, तो उनको बिल्कुल स्टार्ट से वेब डेवलपमेंट का भी आइडिया हो जाएगा और अगेन ब्लॉकचेन का थोड़ा सा एडवांस भी होता चल जाएगा। तो आज हम जो कवर करेंगे वो होगा NFT। NFT बेसिकली है नॉन फंजिबल टोकन, लास्ट मैंने बताया था आपको। और इसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो होता है ERC20, सॉरी ERC721 प्रोटोकॉल यूज़ होता है। ERC20 प्रोटोकॉल यूज़ होता है हमारा सिंपल कॉइन्स या टोकन्स को मिंट करने के लिए, ठीक है, वो हमने लास्ट टाइम देखा था। और अभी हम देखेंगे ERC721 जो कि NFT टोकन्स के लिए यूज़ होता है। तो बेसिकली लास्ट टाइम मैंने जो आप लोगों को एग्जांपल दी थी वो ये थी कि फॉर एग्जांपल एक हाउसिंग सोसाइटी है और उसमें 2000 प्लॉट्स हैं। तो अब जिसके पास भी ओनरशिप जाएगी, या तो वैसे तो क्या होता है कि हम उसको पेपर देते हैं, पेपर लिखे देते हैं, साइन स्टैम्प करके देते हैं, तो उसके पास उसकी घर की ओनरशिप चली जाती है। बट समटाइम में क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि एक ही प्लॉट के 10-10 मालिक भी निकल आते हैं। किसी ने फेक पेपर बनवा लिए, किसी के अंदर खाते कोई ना कोई रिलेशन निकला है, उसने वहां से 2 नंबर कागज बनवा लिए। तो जो ओरिजिनल ओनर होता है उसकी ओनरशिप ज़ाया हो जाती है, फिर वो उसको मिल नहीं पाती डुप्लीकेट पेपर्स की वजह से, डुप्लीकेट ओनरशिप्स की वजह से। तो NFT जो नॉन फंजिबल टोकन है, इसके मैंने आपको बताया था कि इसकी सिर्फ एक ही कॉपी बनती है। फॉर एग्जांपल आपका जो CNIC है वो आपका NFT है, तो आपका जो CNIC नंबर है वो यूनिक है, वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि दो अशखास के जो CNIC नंबर है वो सेम है, ऐसा हो नहीं सकता। तो जो CNIC नंबर है ये यूनिक है, इसको हम NFT बोलेंगे कि नॉन फंजिबल टोकन है या नॉन फंजिबल है, यूनिक चीज़ है। इसी तरह मैंने बता दिया कि किसी सिंगर ने अगर कोई सॉन्ग सिंग किया और वो आगे उसको आगे सेल करना चाह रहा है, तो वो सिंपल क्या करेगा, उसका एक NFT क्रिएट कर देगा, ठीक है। और अब NFT क्या होगा कि उसका यूनिक होगा, जो भी उसको आगे यूज़ करना चाहेगा अपनी वीडियो के अंदर जहाँ भी, तो वो सिंपल उस NFT को परचेज कर लेगा जो भी इसकी प्राइस होगी, या लोग उस पर ऑप्शन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई 2-3 मूवीज डायरेक्टर है, वो चाह रहे हैं कि हम इस सॉन्ग को परचेज करके अपनी मूवी में ऐड करें, तो वो फिर सारे के सारे मिलकर उस पर बिडिंग स्टार्ट करेंगे, जिसकी ऑप्शन उसकी स्टार्ट होगी। तो जिसकी बिडिंग सबसे हाई होगी, वो जो सिंगर होगा उसकी बिडिंग एक्सेप्ट कर लेगा और वो NFT उसको ट्रांसफर हो जाएगा। NFT ट्रांसफर होने का मतलब क्या कि अब इसके पास हमारी इस सॉन्ग की ओनरशिप चली गई है, वो उसको अपनी मूवी में यूज कर सकता है, उस पर कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। तो ये बेसिकली NFTs हैं। इसके अलावा जो NFTs हैं वो आपके गेमिंग में भी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। और अनरियल इंजन के अंदर 3D इन्वायरमेंट्स में वहाँ पे भी यूज़ होते हैं। तो अगर आपको मेटावर्स का आइडिया है, मेटावर्स का है किसी को आइडिया, मेटावर्स क्या होता है? मेटावर्स सुना कभी आप लोगों ने, क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी। हाँ, VR तो वो तो VR होता है ना, वर्चुअल रियलिटी, लेकिन उसके अलावा भी उसमें कुछ चीज़ है। अच्छा चलिए, मैं ये पहले टर्म एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़रा ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। जो टेक्नोलॉजीज सिस्टम यूज़ हो रही हैं, ब्लॉकचेन के साथ मिलकर वर्क कर रही हैं। तो बेसिकली आप लोगों ने अब गेम्स वगैरह तो खेलते ही हैं, ठीक है। गेम्स किसमें बनती है? यूनिटी में बनती है, या फिर एक दूसरी टेक्नोलॉजी है अनरियल इंजन, उसमें बनती है। तो जो अनरियल इंजन है इसके अंदर AR VR से रिलेटेड भी एप्लीकेशंस बनती हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी क्या होती है कि कोई ऐसा एनवायरनमेंट जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, बट आप उसको जैसे VR ग्लासेस आप वियर करते हैं, उसके लिए ग्लासेस यूज होती है, ओकुलस आई थिंक एक डिवाइस है वो यूज होती है। तो जैसे आप वियर करते हैं तो आपको 3D इन्वायरमेंट नजर आता है, और वो ऐसा लगता है, आपको ऐसे फील होता है कि जैसे वो वाकई एक रियल इन्वायरमेंट है, ठीक है। उसमें आपको जो भी फीलिंग्स आ रही होती हैं, जो भी एक्सप्रेशन आ रहे होते हैं, वो कुछ रियल होते हैं। तो बेसिकली उसका हम AR VR भी कहते हैं। मगर वो जो वर्चुअल रियलिटी है, वो जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है, उसके अंदर अगर आप Web3 को इंटीग्रेट कर दें तो वो हमारा मेटावर्स बन जाएगा, ठीक है। तो मेटावर्स बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा रियल इन्वायरमेंट जहाँ पे हमारा एक पेमेंट मेथड भी है क्रिप्टो का, ठीक है। और वहाँ पे हम कोई ना कोई इवेंट अटेंड कर रहे हैं, या फिर कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, कोई टिकट्स परचेज कर रहे हैं, तो वो हमारा मेटावर्स हो जाएगा। अच्छा, इसके मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने गौर से सुननी है और ये आपके आगे आपको याद रहेगी इंशाल्लाह। फॉर एग्जांपल, नॉर्मली क्या होता है कि आपने किसी सोसाइटी में कोई घर लेना हो, ठीक है, तो या कोई प्लॉट परचेज करना हो, तो आप क्या करते हैं कि
डिफरेंट डीलर्स के पास जाते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स के पास, वो कहते हैं कि हमें घर दिखाए। अब एक प्रॉपर्टी डीलर के पास एक घर होगा, दूसरे के पास दो होंगे, किसी के पास खाली प्लॉट होगा, किसी के पास बना बनाया घर होगा। तो आपको क्या करना पड़ता है, हो सकता है आपको 1-2 माह लग जाए कि आप एक एक डीलर को मिलें जाके, वो आपको डिफरेंट सोसाइटीज़ जाके विजिट करवाए, डिफरेंट प्लॉट्स विजिट करवाए, आपको पसंद आए ना आए तो वो आपको हो सकता है टाइम लग जाए इसके ऊपर ना। और उसमें फिर क्या होता है कि उसमें बीच में 2 नंबरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं कि जो प्लॉट का ओनर होता है वो एक्चुअल में डिफरेंट प्राइस डिमांड कर रहा होता है। जैसे कि एक प्लॉट की प्राइस हो सकता है 1 करोड़ पे हो, मगर जो प्रॉपर्टी डीलर है वो बायर को बता रहा है कि इसकी जो प्राइस है वो 120,000 रुपीज़ है, 1,20,00,000 रुपये उसकी प्राइस है। तो बीच में जो 20 लाख है वो खुद उसको रखना चाह रहा था, प्राइस गैप कह रहे हैं इसको, उसको खुद रखना चाह रहा है। लेकिन जो जो बायर है उसको नहीं पता कि ये वाकई बीच में जो 20 लाख है इसका कोई क्या रोल है इसका, तो उसको क्लैरिटी नहीं है। और ना ही जो बायर हैं और जो सेलर हैं, जो एक्चुअल में जो बायर और सेलर्स हैं वो आपस में उनकी वो कोलैबोरेशन हो पाती है, क्योंकि बीच में एक मिडिल मैन आ जाता है। तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती चीज़ों के ऊपर, और बाद में पता चलता है कि अच्छा इसमें ये कहानी हुई है कि प्लॉट तो एक्चुअल में 1 करोड़ का था, मुझे मिला 1,20,00,000 का, तो 20 लाख तो मैंने एक्स्ट्रा दिया। तो खैर ये मैं एक यूज केस डिस्कस कर रहा हूँ, हर जगह ऐसा नहीं होगा, चीज़ें क्लियर भी होती हैं बट मोस्टली ऐसा होता है। तो खैर अब अगर हम इसको वर्चुअल इन्वायरमेंट में ले आते हैं, हम इसको मेटावर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मेटावर्स में क्या होगा कि मैं VR ग्लासेस पहनूंगा, तो कोई एक सोसाइटी का हम नाम ले लेते हैं कि उस सोसाइटी का सारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सारा सोसाइटी का मैप है, जो वहाँ पे प्लॉट्स हैं, उन सब की 3D एक इन्वायरमेंट बना हुआ है, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना हुआ है। मतलब ये कि जैसे मैं उसको वियर करता हूँ तो मैं उस सोसाइटी के अंदर चला जाता हूँ, सही है। अब उस सोसाइटी के अंदर मैं जाके वर्चुअल इन्वायरमेंट में स्पीड में विजिट कर सकता हूँ, ठीक है। अब आप गए कहीं नहीं एक्चुअली, आपने सिर्फ ओकुलस जो ग्लासेस हैं, 3D ग्लासेस हैं, वो अपने वियर किए हैं और आप उस सोसाइटी के अंदर विजिट कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, और वो आपको जो एक्चुअल प्लॉट्स हैं जो या घर बने हैं उनके ही एक्चुअल में आपको वहाँ पे नजर आ रहा है सारा मैप और प्लॉट्स। तो अब आप क्या करते हैं कि आप वहाँ पे डिफरेंट फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं। कि किसी ने VR ग्लासेस यूज किए हैं वैसे, ओकुलस वगैरह? अब तो डिफरेंट जो शॉपिंग सेंटर्स है वहाँ पे अवेलेबल हैं, 3D गेमिंग वगैरह भी इसमें चलती है, और काफ़ी जगहों पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो खैर ओकुलस बेसिकली आप वियर करेंगे तो आप पूरी एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में चले जाएंगे, वहाँ पे आप डिफरेंट फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं, फिल्टर्स ऐड करके आप डिफरेंट उस प्लॉट्स की लोकेशन पे जा सकते हैं। अब वो जो प्लॉट होगा वो आप वहाँ पे आप एक्चुअल में देख सकते हैं कि ये क्या फेसिंग पार्क है, क्या ये फेसिंग मॉस्क है, या फिर शॉपिंग सेंटर के नज़दीक है, या क्या है। मतलब उसकी उसकी जो भी स्पेक्स हैं उस प्लॉट की, वो आपको सारी सारी वहाँ पे नजर आ जाएंगी। तो आप विद नो टाइम उन सारे प्लॉट्स को विजिट करके जो प्लॉट आपको नजर आएगा वहाँ पे एक पेमेंट मेथड ऊपर होगा जो कि मेटामास्क होगा वहाँ पे बेसिकली। उस मेटामास्क के अंदर जो भी एड्रेस है वहाँ पे आपके फंड्स पड़े हुए हैं, उसमें अपने बिटकॉइन, USDT, USDC जो भी कॉइन है आपके पास, आपने उसमें बैलेंस आपके पास पड़ा हुआ है उस प्लॉट को परचेज करने के लिए। हर प्लॉट के ऊपर एक प्राइस टैग नजर आ रहा है आपको वर्चुअली। तो जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो होगा क्या कि पेमेंट कन्फर्म का ऑप्शन आएगा। जैसे आप पेमेंट कन्फर्म करेंगे तो आपके मेटामास्क में से पैसे कट के जिस बंदे का प्लॉट था ओनर का वहां पे चला जाएगा, और उस प्लॉट का जो NFT है, नॉन फंजिबल टोकन, वो आपके नाम पे या आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल में ये जो था सारा 3D इन्वायरमेंट था, ये सोसाइटी ने बनाया था, और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से था कि सिस्टम इस तरह से था कि हर प्लॉट का एक NFT है। जो भी बंदा इस प्लॉट को परचेज करना चाहे उसको किसी बंदे से मिलने की जरूरत नहीं है, किसी थर्ड पार्टी से मिलने की जरूरत नहीं है। ट्रांसपेरेंसी है हर पूरे सिस्टम के अंदर। आप सिंपल VR ग्लासेस वेयर करें और प्लॉट पसंद करें, वहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन होगा, पेमेंट करें, प्लॉट का जो NFT है वो आपके अकाउंट में, मेटामास्क के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, और आपके मेटामास्क में से पेमेंट जो है वो ओनर के अकाउंट में चली जाएगी। तो ये बड़ा एक सिंपल सा यूज केस हो गया, और इससे क्या हुआ कि आपका टाइम भी सेव हुआ और आप क्विकली उसकी ओनरशिप भी आपको ट्रांसफर होगी। इस यूज केस की किसी को समझ आइए या नहीं समझ आइए, या यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। सर ये डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी की एक बेसिक स्टार्ट होगा। डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी भी कह सकते हैं, लेकिन ये तो NFT की बात कर रहे हैं। जी सर, यही आई थिंक नेक्स्ट जाकर Web 5 की बेसिक बनते हैं फिर। जी जी ठीक है। बाकी सबको समझ आ गई है, किसी को नहीं समझ आई इस यूज केस की? जिसको समझ आ गई है वो बता दें।
मुझे लगता है सबको समझ भी आ गई, सबको समझ नहीं भी आई। जी सर आ गई है समझ। ओके अली, आपको तो आगे, मैं असल में जानना चाह रहा हूँ कि बाकी भी लोग हमारे साथी हों, अगर किसी को बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आया, ब्लॉकचेन का ही समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ आप लोग भी पूछ लें, कोई मसले वाली बात नहीं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आई वांट कि आप लोग हमारे साथ जो है वो इन लाइन रहे। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अब एक यहाँ पे नया नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं इंशाल्लाह। इसको नाम दे लेते हैं हम, क्या नाम दें, DHANFT। ठीक है, इस तरह का इसको नाम ले लेते हैं। खैर यहाँ पे हम एक बनाएंगे। अच्छा, आप लोगों ने ये जो CMD के कमांड्स वगैरह, इसको ज़रा इस पे ज़रा ग्रिप करनी है कि कमांड्स वगैरह आपको आती हों। खाली DHA के नाम से बना देते हैं। ठीक है, CD बिल्कुल एम्प्टी फोल्डर है। अब इसके अंदर हम एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। सही है जी, बिल्कुल एक हमने एम्प्टी फोल्डर बना दिया। अब हम जाएंगे चैट GPT के ऊपर, और चैट GPT से हम क्या करेंगे कि just a second। अच्छा जी, हम चैट GPT पे आ गए हैं। उसको बोलते हैं कि आई वांट अच्छा, जब तक ये टाइम लगता है, AI टाइम लगाता है कुछ चीज़ बनाने में, तो आप लोग कोई क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं, कुछ चीज़ डिस्कस करनी है तो वो भी कर सकते हैं।
मुझे आप लोग प्लीज़ वोट करके बता दें कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही हैं, कोई लर्निंग हो रही है आप लोगों की, कोई इम्प्रूवमेंट हुई है, थम्स अप करके बता दें। जी हसन। सर वालेकुम अस्सलाम। सर वो जो हमारे ये ERC-20 एंड ERC-71 था प्रोटोकॉल्स वगैरह, ठीक जी है। जी हमें लोकली इन्हें यूज़ करना पड़ता है ना, कि अगर हम कोई अपना बनाते हैं, जैसे अभी जैसे हमने प्रोजेक्ट किया था, तो अगर लाइव करना पड़ता है किसी एथेरियम के ऊपर, तो इन प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा हम हाँ, तो बेसिकली इथेरियम जो है ना, बेसिकली प्रोवाइड करता है आपको ईवीएम मशीन, ईवीएम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है इथेरियम वर्चुअल मशीन। मतलब ये जो ब्लॉकचेन है इसके ऊपर आप ईवीएम कॉन्ट्रैक्ट्स लिख सकते हैं सॉलिडिटी लैंग्वेज के अंदर। तो उसमें डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं बेसिकली। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने ERC-20 ही यूज़ करनी है या ERC-721 ही, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। कि जैसे अगर आप कोई कॉइन या टोकन बनाना चाह रहे हैं तो ERC-20 यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसमें NFT बनाना चाह रहे हैं तो उसका जो स्टैंडर्ड एक प्रोटोकॉल है वो ERC-721 है। अच्छा, स्टैंडर्ड से मुराद क्या है? इसके अंदर स्टैंडर्ड फंक्शंस है, मतलब ओपन जिप लाइन अगर आप इसमें यूज़ करते हैं तो इसके जो स्टैंडर्ड फंक्शन है वो आपको बने बनाए मिल जाएंगे, आपको दोबारा लिखने नहीं पड़ेंगे। तो इस सेंस में इसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं, या फिर इसके पीछे कुछ स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। मगर अगर आपने जैसे वोटिंग सिस्टम बना लिया है या फिर आप कोई डॉक्टर पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको ERC-20 या ERC-721 या कोई प्रोटोकॉल यूज़ करने की जरूरत नहीं है, आप उसके लिए कस्टम कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। सर एक्चुअली मैं पूछना चाह रहा था, लेट्स से जब हम इन्हें यूज़ करते हैं प्रोटोकॉल्स को, तो बैकएंड पे होता क्या है? लाइक कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कॉल होता है, तो उसका थोड़ा रिलेशन फंक्शंस हैं जो भी अभी आप हाँ, तो बैकएंड में बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कॉल होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शन होते हैं कि उन कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शन गेट और पोस्ट के साथ आप डेटा ब्लॉकचेन के ऊपर सेव करते हैं या फिर उसमें से रीड करते हैं। और ब्लॉकचेन के मैंने आपको बताया था कि थाउजेंड्स ऑफ डेटाबेसेस होती हैं जो कि आपस में कनेक्टेड होती हैं। जो भी डेटा आप किसी एक नोड में सेव करते हो या एक डेटाबेस में सेव करते हो, वो थाउजेंड्स ऑफ डेटाबेसेस में कॉपी हो जाता है या फिर सिंक हो जाता है। तो अगर अगर जिस नोड में या जिस डेटाबेस में आपने डेटा सेव किया था अगर वो क्रैश कर जाती है या खराब हो जाती है तो आपका डेटा स्टिल सेव है और बाकी सारी सारी नोड्स में वो अवेलेबल है। आप किसी आप डाउन टाइम नहीं देखेंगे अपने डेटा के ऊपर। ओके सर, समझ गया। जी, ऐसा आपका कोई क्वेश्चन है आपने हैंड रेज किया हुआ है? सर ईवीएम ब्लॉकचेन पे इतने हैक्स क्यों होते हैं? क्या चीज? ईवीएम ब्लॉकचेन पे इतने हैक्स क्यों होते हैं? हैक्स क्यों होते हैं? जी सर।
यार हैक्स की रीजन ये होती है कि देखें, जब भी आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना होता है ना, जब हम लिखते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ना आपने ऑडिट करवाना होता है। तो बेसिकली कुछ क्लाइंट्स होते हैं, अब जैसे आपसे किसी ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो आपने क्लाइंट से एग्री कर लिया कि आप $100 में बना दोगे। तो अब होता क्या है कि $100 का कॉन्ट्रैक्ट है, बट इसके जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो ऑडिट होता है ना, वो तकरीबन 10,000, 20,000, 50,000 इस तरह से ऑडिट होते हैं इसके। मतलब एक अलग से डेडिकेटेड टीम होती है एक्सपर्ट्स की, जो कि एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से या सिक्योरिटी या वल्नरेबिलिटीज के लिहाज से उस कॉन्ट्रैक्ट के कोड को ऑडिट करते हैं कि इसमें कोई ऐसा ऐसा कोई हिडन पाथ तो नहीं है जो कि कोई बंदा यूज करके तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हैक कर सके, या इसमें कोई किसी का फंड चोरी कर सके, फंड्स को मॉडिफाई कर सके। तो बेसिकली वो चीज़ें ऑडिट के जरिए ही पता चलती हैं। इवन के डेवलपर को भी नहीं पता चलती, हो सकता है डेवलपर ने अपनी तरफ से कोई चीज़ तरह की ना बनाई हो, बट वो चीज़ बीच में ऐड होगी हो, तो वो जो क्रॉस वेरिफिकेशन होती है, क्रॉस ऑडिट होता है उसका, वहां से पता चलती है। लेकिन अगर एक क्लाइंट है जो कि सस्ते में बनवाना चाह रहा है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो $5 से लेके $100 और 20,000, $50,000 में भी बन जाते हैं। बट डिपेंड करते हैं कि अगर एक बंदा जो है वो $100 से ज्यादा आपको पे नहीं कर रहा, तो वो ऑडिट वाले को क्या ही 10,000 पे करेगा। तो जैसे मैं आपकी वेबसाइट दिखाता हूँ, एक मिनट इसको पहले चलाते फिर हम टॉपिक पे बात करते हैं। अच्छा टॉपिक है ये, एक मिनट बस इसको जरा हम एंड सर आई आल्सो वांट टू आस्क, आप क्या सिक्योरिटी मेजर्स करते हैं अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को हैकिंग से बचाने के लिए? मैं बता देता हूँ। मैं बस इसका मैंने कहा इसको अगर हम स्टार्ट करते हैं ताकि ना ये चलता रहे साइड बाय साइड, क्योंकि ये टाइम लेगा, फिर इंशाल्लाह हम सारा डिस्कशन कर लेते हैं। अ, अच्छा, ये जो हमें इसका प्रॉम्प्ट लिख के दे रहा है, ये कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स लिख के दे रहा है, बट स्टिल इसको रन कर लेते हैं, लेट्स सी के क्या निकलता है इसमें से। इंशाल्लाह जो मेन आइडिया है वो तो आपको क्लियर हो जाएगा, बट स्टिल अगर विद इन दिस सेशन कवर हो सका तो ठीक है, वरना फिर आप लोग इसको कंप्लीट कीजिए। अच्छा, इसके होते हुए मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि 75 करने कोई ऐसी ऐसी चीज ने ऐड कर दी जो कि ज्यादा टाइम लगे। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? एक फाइल क्रिएट करते हैं। ओके,
तो अब हम आते हैं अपनी डिस्कशन की तरफ। हमने इसको सिंपल प्रॉम्प्ट दिया और उसने काम स्टार्ट कर दिया। अब ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सीखी हुई हैं, इसलिए मैं उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि वहाँ से कैसे प्रॉम्प्ट लिया और कैसे यहाँ पे पेस्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, या plan.md क्या चीज़ है। तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों को ये पता है। अगर स्टिल किसी को नहीं पता तो इट्स ओके, आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा जी, ऑडिट का देख लेते हैं। तो ऑडिट बेसिकली क्या होता है, देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अच्छा हमने इसको डिज़ाइन वाला कुछ नहीं दिया, तो मतलब इसको टाइम लगना था। तो ये जैसा भी डिज़ाइन होता है बस ठीक है, हम इसको यूज़ कर लेंगे। अम, अच्छा जी, तो इसमें एक वेबसाइट है, सर्टिक। अच्छा, ये सबसे बेस्ट जो है वो ऑडिटर्स हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के। आपने जितने भी कॉइन्स देखे हैं यूएसडीसी वगैरह, और जैसे भी ये भी हैं आ रहे हैं यहाँ पे, तो क्लाइंट्स क्या करते हैं, आपसे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनवा के तो इनको पे करते हैं और ये उसका ऑडिट करके देते हैं। ठीक है, ऑडिट्स बेसिकली क्या होते हैं, ये सारे सारे यूज केसेस को देखते हैं, सारे सारे कोड को रिव्यू करते हैं, सारे सारे फंक्शन को देखते हैं कि सारे का सारा कोड जो है वो सेफ है या फिर इसमें कोई मसला हो सकता है। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि कोड स्पॉन्डर से सेफ है कि कोई इसको हैक ना कर सके, बल्कि ये उसमें डिफरेंट यूज केसेस निकलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक यूज केस बताता हूँ कि ओनरशिप का एक फंक्शन होता है इसके अंदर। ओनरशिप का फंक्शन क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, कि वो ओनरशिप ट्रांसफर करता है बेसिकली किसी दूसरे को। फॉर एग्जांपल आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उसमें ERC20 का कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, जो कि टोकन आपने लॉन्च किया, तो उसमें सारी सारी ओनरशिप जो है वो आपके बाय डिफॉल्ट जो एड्रेस होगा उस पर चली जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने इस कॉन्ट्रैक्ट की ओनरशिप किसी और को ट्रांसफर करनी है, मतलब आपने पीरियड किसी और को ट्रांसफर करना है, तो आपसे आपने वॉलेट की आप प्राइवेट की नहीं उसको बताएंगे, बल्कि आप क्या करेंगे, उसको बोलेंगे कि अपना मुझे पब्लिक एड्रेस दे दो एथेरियम का, और मैं उसके ऊपर आपको ओनरशिप ट्रांसफर कर देता हूँ। लेकिन हो सकता है कि जो डेवलपर है जिसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उसने इसमें ओनरशिप का फंक्शन रखा ही ना हो, वो फंक्शन मिस कर दिया हो। तो ये जो फंक्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल बाय डिफॉल्ट जो एड्रेस था जिसके ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट पब्लिश हुआ और उसकी ओनरशिप उसको मिल गई, हो सकता है कि वो एड्रेस क्लाइंट का हैक हो जाए। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि क्लाइंट क्लाइंट को किसी दूसरे नए एड्रेस पे वो ओनरशिप ट्रांसफर करनी होगी। लेकिन अगर आप लोगों ने फंक्शन इसमें बनाया हुआ तो ये चीज़ जो है वो फिर क्लाइंट को रिसीव कर देगी और उसका पूरे का पूरा पीरियड हैक हो जाएगा। सही है, तो एक ये इसमें यूज केस है कि ऑडिटर जो है वो ये आइडेंटिफाई करके देगा। अच्छा, इसमें एक और भी केस होता है मल्टी सिग्नेचर का। ठीक है, मल्टी सिग्नेचर, मल्टी ऑथराइजेशन, तो इसका भी फंक्शन होता है कि मल्टी सिग्नेचर बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जब भी मल्टी सिग्नेचर ये होता है कि कोई एक एड्रेस है, उस एड्रेस के ऊपर आप 3 4 5 और भी एड्रेस उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड किस तरह से करते हैं कि अगर ये जो एड्रेस है इसमें से कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उस ट्रांजैक्शन को ये 5 दूसरे एड्रेस अप्रूव करेंगे तो ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगी, वरना ये ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, रिजेक्ट हो जाएगी। समझ आया? फॉर एग्जाम्पल कि 5 इन्वेस्टर हैं, 5 इन्वेस्टर ने मिलकर एक कॉइन लॉन्च किया। अब उस कॉइन का जो अपना एड्रेस है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, या फिर उसके जो फंड्स किसी एक एड्रेस में पड़े हुए हैं सारे सारे, उस एड्रेस में से उस एड्रेस के ऊपर मल्टी सिग्नेचर लगा हुआ है। ठीक है, कि जो 5 इन्वेस्टर हैं उनके एड्रेसेस मिलके उसके ट्रांजेक्शन को वोट करेंगे, अप्रूव करेंगे तो ही ट्रांजेक्शन होगी, वरना नहीं होगी। इससे क्या होगा कि हो सकता है कि वो जो एड्रेस है वो हैक हो जाए। ठीक है, अब उस हैक्ड एड्रेस में से कोई बंदा बहुत बड़ी अमाउंट में टोकन विड्रॉ करने की कोशिश करता है, तो फौरन नोटिफिकेशन चला जाएगा जो बाकी उसके ओनर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, तो वो क्या करेंगे कि वो उस ट्रांजेक्शन को रिजेक्ट कर देंगे, तो उसमें से ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगी। अब होता क्या है कि सिंपली क्या होता है कि अगर आप इसमें एक ही ओनर रखते हैं, उसका मसला क्या होता है कि अगर उस एक ओनर का एड्रेस हैक हो गया तो सारे के सारे कॉइन्स आपके हैक हो गए, सारे के सारे आपका कॉन्ट्रैक्ट हैक हो गया। ठीक है, मगर अगर आपने 5-6 डिफरेंट इन्वेस्टर्स को बीच में ऐड किया है, उनके अपने एड्रेसेस हैं, या फिर आप एक ही ओनर ने 5 एड्रेसेस रखे हुए हैं जो कि डिफरेंट हैं, तो जब भी उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई ट्रांजैक्शन होगी तो वो 5 एड्रेस उसको अप्रूव करेंगे तो ही ट्रांजैक्शन होगी। तो ये इससे क्या होता है कि आप सेफ साइड पे रहते हैं कि कोई आपका बेशक प्राइवेट की भी किसी के हाथ आ जाए,
जिसके अंदर फंड्स पड़े हैं, बट वो तब तक उसको यूज़ नहीं कर सकते जब तक बाकी सारी प्राइवेट कीज, पांचों एड्रेसेस की प्राइवेट कीज उसके पास नहीं आ जाए उस ट्रांजेक्शन्स को अप्रूव करने के लिए। ठीक है, तो हो सकता है एज अ डेवलपर आप लोगों ने ये जो अप्रूवल वाला और जो मल्टी सिग्नेचर वाला जो फंक्शन है या फीचर है इसमें इंक्लूड ही ना किया हो। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि वो फिर कॉन्ट्रैक्ट हैक हो जाएगा। अच्छा, अब इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कौन आइडेंटिफाई करता है? वो ये जो ऑडिटर्स होते हैं, ऑडिट्स करते हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं इस तरह की चीज़ों को। अब आप लोग मुझे बताने कि आप लोगों को दो चीज़ें समझ आई हैं कि मल्टी सिग्नेचर क्या होता है और ऑडिट सर्विस क्या होता है, इसको मुझे बता दें। अब कॉन्ट्रैक्ट्स हैक क्यों होते हैं? किसी ने भी क्वेश्चन पूछा था। हैक इसलिए होते हैं क्योंकि क्लाइंट्स असल में ऑडिटिंग पे पैसे इन्वेस्ट नहीं करते, जबकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जब वो उनमें पैसे तो आ जाते हैं, लेकिन जब वो हैक होते हैं तो फिर सारे क्लाइंट्स के फंड्स जीरो हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑडिटर्स होते हैं बेसिकली आपके प्रॉपर एक रिपोर्ट बना के देते हैं, हर लिहाज से डिफरेंट यूज केसेस आइडेंटिफाई करते हैं। और इसकी इसके जो चार्जेस हैं तकरीबन $10,000 से स्टार्ट होते हैं ऑडिट की, जबकि प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको 5 मिनट भी नहीं लगते अगर आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना तो। सही है जी। अच्छा, हम लोग जितने भी अभी काम कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह मैक्सिमम कवर करने का। बट जो आपको मैं ट्रैक बता रहा हूँ, जो तरीकाकार बता रहा हूँ आपको, जिस तरीके से आप लोगों ने सारी चीज़ें करनी है, या आप कोई नई चीज़ आ जाए तो उसको भी कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने वेब डेवलपमेंट आई थिंक अफसरों ने सीख ली है, जबकि वेब डेवलपमेंट सीखना इटसेल्फ एक बड़ा टास्क है। तो मैं आपको सिर्फ एक डायरेक्शन बता रहा हूँ कि किस डायरेक्शन को यूज़ करके आप कौन सा काम कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम अभी फिलहाल तो हम ईवीएम चेन को कवर कर रहे हैं, बट ईवीएम चेन के अलावा बहुत सारी और चेंज है जो कि आपको कवर करनी चाहिए। आप अपनी तरफ कोशिश कीजिएगा, तो वो भी आप लोग कोशिश करेंगे, साथ साथ अपने स्किल्स में ऐड करें। 1 मिनट का टाइम दूंगा मैं, अजान हो रही है, उसके बाद फिर दोबारा डिस्कशन स्टार्ट। जी, तो समझ आ गया कि किसी और क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें, अभी जो हमने डिस्कस किया है। अच्छा, ये जो NFT प्रोजेक्ट्स हैं, इसके अंदर बेसिकली हम एक चीज़ यूज़ करते हैं कि जो जो भी NFT होता है, तो हर NFT का अपना कोई ना कोई मेटा डेटा होता है, कोई प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमने सेव करनी होती हैं। तो उसके लिए 2-3 तरीके यूज़ होते हैं। अब मेटा डेटा क्या हो सकता है कि जैसे हम एक DHA का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसके प्लॉट्स हैं, तो हमने प्लॉट्स का NFT बनाना है बेसिकली। तो प्लॉट्स की कुछ पिक्स हो सकती हैं, डिफरेंट एंगल से पिक्चर्स हो सकती हैं। उसके अलावा उस प्लॉट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। प्रॉपर्टीज़ या स्पेक्स से मुराद ये कि उसका उस टोटल कितने स्क्वायर फीट का है, और कॉर्नर प्लॉट है कि नहीं है, सिंपल प्लॉट है, और फेसिंग पार्क है, या फिर नियर टू मॉस्क है, या फिर नियर टू शॉपिंग सेंटर है, जो भी है कमर्शियल है। तो वो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो अब ये प्रॉपर्टीज़ भी हमने कहीं ना कहीं सेव करनी होती हैं। तो जो हमारा NFT है बेसिकली, ये तो एक समझ लें कि एक एड्रेस होता है सिंपल। ठीक है, और
वो रेफरेंस होता है किसी न किसी मेटा डेटा का, जो कि मेटा डेटा के अंदर सारा हमारा उस प्लॉट से रिलेटेड डेटा पड़ा होगा या एनएफटी से रिलेटेड डेटा पड़ा होगा। अब उस मेटा डेटा को सेव करने के दो तरीके होते हैं। एक उसका तरीका होता है कि आप कोई भी सेंट्रलाइज्ड आप कोई स्टोरेज यूज कर लें। सेंट्रलाइज स्टोरेज से मुराद कि जैसे S3 है, या फिर आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था सुपरबेस स्टोरेज का सबको पता है ना, सुपरबेस बास्केट का, सॉरी बकेट, सुपरबेस बकेट जो हमने स्टोरेज यूज की थी वेब एप्लीकेशंस को का डेटा अपलोड करने के लिए। मैंने आई थिंक लास्ट टाइम बताया था, अगर नहीं बताया तो फिर आप लोग उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लीजिएगा। और इसी तरह S3 है, इसी तरह गूगल ड्राइव है और ड्रॉपबॉक्स है, डिफरेंट तरह की सेंट्रलाइज स्टोरेज स्पेसेस आपको मिल जाती हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं इस NFT का डेटा अपलोड करने के लिए। मगर मसला क्या है, मसला ये कि अगर हम NFT का डेटा सेंट्रलाइज ही सेव करेंगे तो हो सकता है कि कोई बंदा वहां पे आकर उस डेटा को मॉडिफाई कर दे, राइट। मतलब जिसके पास सुपरबेस की एक्सेस आ गई या फिर S3 की एक्सेस आ गई या गूगल ड्राइव ड्रॉपबॉक्स वगैरह की एक्सेस मिल गई उसको, तो वो आपके NFT का डेटा मॉडिफाई कर सकता है। हो सकता है वो अगर ये प्लॉट जो वो 3000 स्क्वायर फीट का था तो उसको वो 5000 या 2000 स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर दे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए हम डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज ही यूज करते हैं। तो डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज बेसिकली क्या चीज़ है कि वेबसाइट्स हैं जैसे कि IPFS, ठीक है। तो ये बेसिकली ये वेबसाइट्स क्या करती हैं कि यहाँ पे आप डिसेंट्रलाइज्ड अपनी फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पिनाटा है बेसिकली ये भी ब्लॉकचेन की तरह ही वर्क करते हैं कि इसके अपने नोड्स होते हैं। अगर आप इसके बाय डिफ़ॉल्ट नोड में फाइल्स अपलोड करेंगे जो कि फ्री है, तो उसमें होगा क्या कि फाइल्स को अपलोड होते भी टाइम लगेगा, उसको डाउनलोड होते भी टाइम लगेगा, तो ये बहुत ज़्यादा स्लो होगा क्योंकि पब्लिक नेटवर्क है। मगर अगर आपने इसको वाकई प्रॉपर प्रोडक्शन में यूज़ करना तो फिर इसका आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पेड वर्जन की फिर अपनी प्राइसिंग होती है, जैसे कि ये फ्री है 1 GB स्टोरेज 1 गेटवे, तो इस तरह से। तो इसमें फिर 20 स्टोरेज में 1 एजेंट 1 TB स्टोरेज 1 गेटवे और 3 गेटवेज, इस डिफरेंट प्लान्स आ जाते हैं, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो खैर हम उसको फ्री में कोशिश करते हैं यूज़ करने की। सही है, तो हमारा पिनाटा पे अकाउंट क्रिएट हो गया है। यहाँ से इसकी API कीज मिल जाएंगी, यहाँ पे API कीज हम ऐड कर लेते हैं। बल्कि इससे पहले देखेंगे कि वाकई हम वहाँ पे पिनाटा नहीं यूज़ करें, क्या यूज़ करें। तो कुछ नेम दे देंगे, फॉर एग्जांपल THA IPFS, इसके परमिशंस हैं यहाँ पे हमारे पास API कीज भी आ गई, API सीक्रेट और JWT भी आ गया। अब हम वापस जाते हैं इसको शो करने से पहले हमें क्रिएट करना है। अच्छा, इसने अभी तक पिनाटा वगैरह को ऐड नहीं किया क्योंकि अब स्टिल इस पर डेवलपमेंट कर रहा है। तो जब तक ये कर रहा है तब तक आप कोई डिस्कशन कर लें अगर आप लोगों ने कोई चीज़ पूछनी है। तो बेसिकली मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ, अगर टाइम खत्म हो तो और ये नहीं कंप्लीट होता तो आपने इसको कैसे कंप्लीट करना है। तो बेसिकली पिनाटा जो है वो आपकी फाइल्स को डिसेंट्रलाइज वे में सेव करेगा, और जैसे हम S3 या सुपरबेस यूज़ करें वैसे ये वर्क करता है, बट ये यूज़ होता है स्पेसिफिकली ब्लॉकचेन के लिए। और इसी तरह हमने यहाँ पे ERC-721 कॉन्ट्रैक्ट यूज़ किया जो कि भी बन रहा है, और उस साथ हमने वही नेक्स्ट जैसी एप्लीकेशन यूज़ की है, और ये हमें प्रॉपर एक एप्लीकेशन बना के दे देगा NFT मार्केट प्लेस की।
तो लेट्स सी कहाँ तक पहुँचता है। अच्छा, मैं ब्लॉकचेन की डिस्कशन कर रहा था कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ईवीएम के अलावा जो दूसरी ब्लॉकचेन्स हैं उनको भी ज़रा आप लोग एक्सप्लोर करें। जब तक कि बन रहा है तब तक मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ चीज़ों का। एक ब्लॉकचेन है स्टेलर ORG। ये बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी यूज़फुल ब्लॉकचेन है, ठीक है। इसमें आप टोकनाइजेशन भी कर सकते हैं, इसमें आप इसके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे स्टेलर SCP-24। तो इसका ये जो प्रोटोकॉल है ना SCP-24, ये बेसिकली इस प्रोटोकॉल के साथ आप क्या कर सकते हैं कि रियल वर्ल्ड जो आपके एसेट्स हैं, ठीक है, उनको आप टोकन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये इस तरह से वर्क करता है कि जैसे इसकी कोई एग्जांपल, जैसे आप किसी शख्स को कहते हैं कि आप कोई काम करो कि आप अपना घर मुझे गिरवी रखवा दो। गिरवी की एग्जांपल लेते हैं, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं तंदूर की। तो लड़के इस एग्जांपल को ज़्यादा बेहतर समझ सकेंगे जो तंदूर से रोटियां लेने जाते हैं। तो खैर इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि तंदूर के ऊपर जब आप रोटी लेने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, कैशियर जो है वो पैसे लेके तो आपको उसके बदले एक टोकन दे देता है, ठीक है। अब वो जो टोकन है वो सिंपल क्या होता है कि एक पेपर पे कुछ लिखा होता है या फिर एक लोहे का या प्लास्टिक का किसी लोगों ने एक सिक्का सा बनाया होता है, तो उसके ऊपर लिखा होता है कि एक रोटी दो रोटी, इस तरह से लिखा होता है, या अक्सर लोगों ने ये वाला सिस्टम यूज किया होता है। तो वो टोकन लेके क्या करते हैं कि आगे दूसरे बंदे के पास जाते हैं, उसको वो देते हैं और उसके बदले आपको रोटी दे देता है, ठीक है। अब होता क्या है कि वो जो टोकन उसने दिया है उसकी अपनी एक वर्थ है। अगर आप लोग वो टोकन घर से बना के ले आए तो क्या होगा कि वो उसको रिजेक्ट कर देगा सिंपली कि ये तो है ही नहीं है, इसकी वर्थ ही कोई नहीं है। बट जो टोकन उसने इशू किया उसकी एक वैल्यू है, ठीक है। वो वैल्यू आपको उसका एक रिटर्न मिल रहा है, मतलब आपने उसको पैसे दिए, उसके बदले आपको टोकन मिल गया, वो टोकन आपने आगे वाले को दिया, उसने आपको रोटी दे दी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है। मगर आप खुद से बना देंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये जो सारा प्रोसेस चला है, डिपॉजिट, अपने फंड्स डिपॉजिट किए फिर आप बाद में विड्रॉ किए, तो ये सारा प्रोसेस जो वो आप इस SCP-24 प्रोटोकॉल से बना सकते हैं। अगर इसकी हम दूसरे तरीके से इसकी एग्जांपल लें कि एक शख्स ने उसको पैसे दिए, उसने उसके बदले उसको टोकन दे दिया। अब वो टोकन क्या करता है, वो कहता है कि मेरा रोटी का प्लान कैंसिल हो गया, तो जो दूसरा शख्स है उसने उससे पैसे लिए, उसको डायरेक्ट टोकन दे दिया, बजाय इसके वो कैशियर के पास जाता, उसने उससे टोकन परचेज कर लिया कि मेरे टोकन आप रख लो, मुझे पैसे दे दो, तो मैं लाइन जो है स्किप कर रहा हूँ। तो वो उसे वाकई पैसे देके टोकन ले लेगा, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इस टोकन की वैल्यू है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो SCP-24 प्रोटोकॉल है स्टेलर का, ये क्या करता है कि इसके ऊपर आप जाके कुछ रियल वर्ल्ड एसेट्स के बदले आप टोकन दे देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, तो मैं आपको पैसे देता हूँ कि भाई इतने पैसे ले लो, उसके बदले आप मुझे वो टोकन दे देते हो, प्रॉपर्टी दे देते हो, ठीक है। तो जब मैं वो पैसे वापस करूंगा तो आप ये वाले टोकन मुझे, या वो प्रॉपर्टी आपको वापस करूंगा तो आप मुझे ये वाले पैसे वापस दे दोगे, ठीक है। तो ये इस तरह की एग्जांपल है सिंपल सी कि कुछ रखवा के कुछ लेना, या जो रखवाया था वो वापस लेके एक्चुअल में जो पैसे थे वो वापस कर देना। इस तरह से इसका बड़ी सिंपल सी एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये जो है ना एग्जांपल SCP-24 प्रोटोकॉल है, ये कहाँ पे यूज होता है कि जैसे बैंक्स हैं, बैंक इसको यूज करते हैं, ठीक है, कि आप वहाँ पे पैसे रखवाते हैं, उसके बदले वो टोकन इशू कर देते हैं जो कि आपके बैंक अकाउंट में शो होते हैं, ठीक है। और जब आप पैसे निकलवाते हैं तो वहाँ से वो टोकन माइनस कर देते हैं। तो ये इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। हालांकि बैंक ये वाला सिस्टम यूज नहीं कर रहे, बट इसको यूज कर सकते हैं अगर फ्यूचर में चाहें तो। इसी तरह इसका एक और प्रोटोकॉल है SCP-31 क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम। अब ये जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम है, ये बेसिकली क्या है कि फॉर एग्जांपल अमेरिका से अगर कोई पाकिस्तान आपको पैसे भिजवाता है तो होता क्या है कि नॉर्मली इट टेक्स अराउंड 10 to 15 डेज, ठीक है, कि 10 to 15 डेज के बाद आपको पैसे रिसीव होंगे, और बीच में 2-3 मिडल मैन भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल पहले बैंक ऑफ अमेरिका बीच में आ जाएगा, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आ जाएगा, फिर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक आ जाएगा, उसके बाद जाके फंड्स आपके पास आएंगे, और हर बंदा बीच में से अपनी अपनी फीस रखता रहेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी ने आपको $100,000 वहां से भिजवाए हैं अमेरिका से, तो हो सकता है कि आपके पास जब वो पहुंचेंगे तो $800 पहुंचेंगे, क्योंकि $200 तो बीच में फीस कट गई ना, कि डिफरेंट थर्ड पार्टीज ने बीच में अपनी फीस रख ली जो कि इस पेमेंट को प्रोसेस कर रहे हैं। मगर अगर आप इसको SCP-31 प्रोटोकॉल को यूज करके अपने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम बनाते हैं तो उससे क्या होगा
उससे क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल विद द ब्लिंक ऑफ आई आपकी पेमेंट आपके पास रिसीव हो जाएगी, बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं होगी, और जो फीस कटेगी वो कितनी होगी, ज्यादा से ज्यादा $50, जो कि आपने माइनर्स को फीस देनी है, डेट्स इट, इसके अलावा कोई फीस नहीं आपकी। या फिर अगर कोई बीच में थर्ड पार्टी को सर्विस दे रही है तो वो अपने बीच में डायरेक्ट फीस रखते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी ये जो SCP-31 प्रोटोकॉल है ये कौन यूज कर रहे हैं, इसको आपके सामने भी मैं देख लेता हूँ कि इंटीग्रेशन पे अगर हम आते हैं, खैर हम इसको इस तरह से नहीं, हम इसको देखते हैं एक मनीग्राम। अब ये देखेंगे ये जो मनीग्राम का तो आप लोगों को आइडिया होगा कि नहीं, आइडिया पता है आप लोगों को? मनीग्राम बेसिकली एक थर्ड पार्टी है कि बाहर से जब आप पैसे मंगवाते हैं, रेमिटेंस करवाते हैं, तो मनीग्राम भी एक उन्हीं में से कंपनी है जिसके साथ आप पेमेंट करवा सकते हैं कि बाहर से कोई आपको पैसे भिजवाता है तो यहाँ पे आपको रिसीव हो जाएंगे। तो मनीग्राम इज द बेस्ट एग्जांपल जो कि एक्चुअल में ब्लॉकचेन को यूज कर रही है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट से मुराद ये कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क पैसे भिजवाना, या फिर इसको हम रेमिटेंस भी कह सकते हैं। तो मनीग्राम जो है वो स्टेलर ब्लॉकचेन को यूज करती है रेमिटेंस पर्पस के लिए, सही है। तो ये देखें इसकी यहाँ पे केस स्टडी पड़ी है, इसको आप देख सकते हैं, ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। इसके अलावा स्ट्राइप और स्टेलर था, आई डोंट नो अभी है कि नहीं है। तो खैर इसको देखेंगे तो स्टेलर जो है, जो स्ट्राइप है, वो भी किसी हद तक इंटरेस्टेड था कि हम स्टेलर को इंटीग्रेट करें, स्टेलर ब्लॉकचेन को, फॉर देयर पेमेंट्स पर्पस और पेमेंट्स गेटवे। तो आई डोंट नो अभी ये कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, बट ये इसमें इस तरह की न्यूज़ आ रही थी। तो खैर आने वाले वक्त में जितने भी बैंक्स हैं वो सारे के सारे किसी ना किसी ब्लॉकचेन को यूज़ कर रहे होंगे, जिसमें सबसे बेस्ट जो ब्लॉकचेन है वो तो खैर XRPL है। XRPL ब्लॉकचेन को आप यूज़ कर सकते हैं, ये बना ही बैंकिंग सेक्टर के लिए, लेकिन जो स्टेलर है ये भी बेस्ट है। क्यों? क्योंकि XRPL और स्टेलर का जो ओनर था, जो फाउंडर था, वो सेम ही था, बाद में ये फिर सेपरेट हुए प्रोजेक्ट्स। तो ये दोनों तकरीबन सेम ही आर्किटेक्चर पे बने हुए हैं, सेम ही कंसेप्ट बने हुए हैं, ठीक है। तो खैर ये एक अपनी ब्लॉकचेन का बता दिया। इसके अलावा और काफ़ी सारी ब्लॉकचेन है, जैसे कि सोलाना है, ठीक है, सोलाना ब्लॉकचेन है। तो जैसे हम EVM चेन में ERC-20 टोकन बनाते हैं, इसी तरह सोलाना ब्लॉकचेन में SPL टोकन बनाते हैं। जो हम ये जो सोलाना ब्लॉकचेन है ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे चलती है, ठीक है, इसका हम डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक पे भी चलती है। तो डिफरेंट मतलब ब्लॉकचेन डिफरेंट प्रोटोकॉल और डिफरेंट सर्विसेज देते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है जो सोलाना है एज कम्पेयर टू EVM चेन्स। अगर आप उसकी बात करते हैं, EVM चेन की बात करते हैं, तो उसमें फिर BSC चेन आ जाता है, जो कि बेनांस की अपनी ब्लॉकचेन है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि बेनांस की अपनी ब्लॉकचेन है। अच्छा, ये जो BS चेन है ये भी बेसिकली EVM चेन की ही कॉपी की हुई है किसी ने, बेनांस वालों ने, कि जो इथेरियम ने अपनी ब्लॉकचेन को बना के पब्लिक कर दिया था, तो उन्होंने उसी ब्लॉकचेन को लेके बीच में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके उसको लॉन्च कर दिया, तो ये BSC चेन बन गई, ठीक है। इसके अलावा और बहुत ब्लॉकचेन्स हैं, आर्बिट्रम, आर्बिट्रम, एसी, ठीक है, मैटिक, पॉलीगॉन। तो खैर आपने अपने तो ब्लॉकचेन जरा स्टडी करना है। इसका सबसे बेस्ट वे ये है कि आप कोई मार्केट कैप पे जाएं, वहां जाके इन ब्लॉकचेन को कॉइन्स को स्टडी करें। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा इस चीज़ का, कि डिफरेंट कॉइन्स को देखें, इनके प्राइसेस को मॉनिटर करें, देखिए कि इस कॉइन के पीछे कौन सी ब्लॉकचेन यूज़ हुई है। जैसे ट्रॉन बहुत अच्छी ब्लॉकचेन है, ये भी TRX जो है। अच्छा, आप एक चीज़ नोट करेंगे कि जितने भी EVM चेन्स है ना, सबका जो एड्रेस है वो सेम, उसका फॉर्मेट सेम होता है, 0x जो हम यूज़ करते हैं ना, ये वाला। इनका डिपॉजिट एड्रेस हमेशा 0x ही होता है। और एक और भी चीज़ कि जो आपका एक अकाउंट क्रिएट हो गया ना EVM चेन पे, तो वो आप मल्टीपल EVM चेन्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, वो प्राइवेट की और वो अकाउंट जो आपका, मतलब ये कि इसी अकाउंट के अंदर आप BSC रखवा सकते हैं, इसी अकाउंट के अंदर आप इथेरियम रखवा सकते हैं, BNB रखवा सकते हैं।
और इसी के अंदर पॉलीगॉन मैटिक रखवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारी की सारी ईवीएम चेन्स हैं, ठीक है। तो आप जिस भी ईवीएम चेन के नेटवर्क के साथ इसको कनेक्ट करेंगे उसी के बैलेंस आपका इसमें शो हो जाएगा। तो आप एक एड्रेस मल्टीपल चेन्स का बैलेंस होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, वापस हम अपने प्रोजेक्ट पर आते हैं। इट्स टेकिंग टू मच टाइम। तो इसमें अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई या पूछने तो वो पूछ सकते हैं, जो भी हमने डिस्कशन की है। तो आप लोगों को मैंने IPFS का बता दिया। IPFS क्या होता है? पिनाटा एक है जो कि IPFS प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलाइज्ड फाइल्स को सेव करने के लिए। तो अगर हम किसी भी जाते हैं फॉर एग्जांपल, वैसे तो ओपन सी है, NFT भी होगा और भी काफी सारी लिस्ट होंगी। NFTs को हम कलेक्टेबल्स भी कहते हैं बाय द वे, ठीक है। ये तो अगर कहीं पे नाम आता है इस तरह का कलेक्टेबल्स, तो वो भी अपने समझ जाना कि ये NFTs ही हैं। यहाँ पे आप अपना वॉलेट कनेक्ट कर सकते हैं मेटामास्क, और मेटामास्क में जो है, अच्छा मेटामास्क डिफरेंट ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है। इसमें EVM चेन्स भी हैं और सोलाना वगैरह भी है, तो किसी को भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं मेटामास्क के साथ। क्या लड़ा रहे हैं, हम दूसरा देख लेते हैं, क्रिएट अ प्रोफाइल। अच्छा, ये जो वॉलेट कनेक्टर है इसको भी आप लोगों ने ज़रा देखना है कि ये एक एक्सटेंशन है वॉलेट। जब आप वेब एप्लीकेशन बनाते हैं ना Web3 की, तो उसमें एक वॉलेट कनेक्ट बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसको आपने इस तरह से लेना है कि जैसे मेटामास्क तो जो है वो EVM चेन्स को या फिर हो सकता है सोलाना चेन उसको सपोर्ट करे, बट जो वॉलेट कनेक्ट है ये बेसिकली बहुत सारी ब्लॉकचेन्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो आप सिंपली इसमें इसके साथ कनेक्ट कैसे कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी मेटामास्क की अगर मोबाइल एप्लीकेशन भी है, तो उस एप्लीकेशन से भी आप इसको स्कैन करके इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। लेट मी चेक, अगर मेरे पास मेटामास्क इंस्टॉल है तो इंस्टॉल तो है बट लॉगिन नहीं है। तो मोबाइल से इसको स्कैन करेंगे तो आपको ये आपके मोबाइल वाले अकाउंट को यहाँ पे कनेक्ट कर देगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो खैर ये फिर वेबसाइट आ जाती हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, बट हम वापस अपने कोड पे आते हैं अगर वो जल्दी कंप्लीट हो जाए तो। आप लोगों को मेन कंसेप्ट समझ आ गया NFT का, और हम इसमें मैं क्या करना चाह रहा हूँ, आप लोग कर लेंगे खुद या हम इसका कंप्लीट होने का वेट करें? तो बेसिकली आप लोगों का जो दूसरा टास्क था ना, जो कि ऑप्शनल टास्क था, तो वही अभी आपका टास्क है जो कि आपने करके देना है। ना सिर्फ सिंपल टास्क करना है, बल्कि इसका जो थर्ड ऑप्शनल टास्क था वो भी आपने करना है, जो कि एडवांस ऑप्शन प्लेटफॉर्म है। तो ऑप्शन के जो सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसी के अंदर बनेंगे। ऑप्शन में सिंपली क्या होगा कि आपने दो अलग अलग मेटामास्क अकाउंट ले लेने हैं, ठीक है, और एक अकाउंट जो है वो NFT मिंट करके उसको ऑप्शन पे लगाएगा, ठीक है, और दूसरा अकाउंट उस पर बिडिंग करेगा। या आप 3 अकाउंट ले सकते हैं कि 2 अकाउंट्स पे बिडिंग करेंगे तो अपनी हाईएस्ट जो बिडिंग है उसको एक्सेप्ट करना है, तो वो जो NFT आपके पास था वो उसको ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा NFT का कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग क्या खुद कर लेंगे इसको? सर यही इस हफ्ते का टास्क है? हाँ, ये सबसे का टास्क है, क्योंकि आई थिंक सिर्फ आपने किया है जो एडवांस क्लास, तो बाकी सबने जो बेसिक क्लास तो नहीं किया। तो सर अली फिर मुझे आप जी जी। अच्छा, तो ये बताइएगा कि आपने जो अपनी फाइल्स वगैरह सेव की है वो किसमें सेव की है, जो मेटा डेटा सेव की है? हाँ सर मैंने लोकली किया है। हाँ, तो फिर उसके लिए आप अपना टाइप कर लेना। चलें ठीक है सर, मैं आप वो भी कर दूँ। मैं उसको नॉन EVM ब्लॉकचेन्स पे काम कर लूँ फिर। हाँ, आप एक काम करना कि आप जो भी लोग जिन्होंने एडवांस टास्क कर लिया है, कोई काम करें, एक तो
पिनाटा को यूज करें फाइल वगैरह सेव करने के लिए मेटामास्क की, सॉरी मेटा डेटा की। और इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है कि यही जो जो कॉइन है या फिर इसका सिंपल जो SPL टोकन होता है जो कि हम सोलाना ब्लॉकचेन पे बनाते हैं, अपने सोलाना पे बनाना है एक टोकन, ठीक है ना। तो हमारी वेबसाइट ऐसे बन गई है, इसको हम रन करके चेक कर लेते हैं कि क्या बनाया है इसमें। 3001 पे रन किया है, सही है जी। तो ये हमारा आ गया, वेबसाइट आ गई है, इसको हम कनेक्ट करके चेक करते हैं। तो हमारी वेबसाइट भी कनेक्ट हो गई है। अब यहाँ पे देखिए कि मिंट अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, मिंट अनअवेलेबल। अच्छा, इसी को बताते हैं कि अभी हम इसकी मिंटिंग भी कर दें और इसको रन भी कर दें, बल्कि वो कर रहा है अभी कुछ, लेट्स सी क्या करता है। हम्म अभी देखिए ये मिंट का सारा ऑप्शन आ गया कि यहाँ पे आप उसका कोई नाम दे दें, फॉर्म 1 रोड नंबर 1 फेज 2 सेक्टर सी और रोड साइज मतलब रेंज। अब यहाँ पे हम इसको कोई इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। अब ये जो इमेजेस हैं ये बेसिकली सेव होंगे, अब ये जो इमेजेस है वो इसलिए नहीं शायद शो कर रहा कि हमने इसके बैकएंड पे कोई चीज़ लगाई नहीं है इस तरह की कि जो इमेजेस या मेटा डेटा को सेव कर सके। तो उसको बताना पड़ेगा कि हम इसको इसके लिए पेनाटा यूज़ करना चाह रहे हैं। तो ये तो आप लोग थोड़ी देर के लिए बस मेरे साथ रहिएगा, इसको कर लेते हैं कंप्लीट। तो खैर आप लोगों का जो टास्क होगा वो यही होगा कि आपने सिंपल NFT मार्केट प्लेस बनानी है, ठीक है। ERC-721 के साथ पेनाटा के अंदर आपने उसका मेटा डेटा सेव करना है, ये आप लोगों का टास्क है क्योंकि आप लोगों ने करना है। लेकिन जो जिन्होंने ये कर लिया टास्क ऑलरेडी और जो जो अभी भी इस टास्क से थोड़ा सा एडवांस सीखना चाहें, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सोलाना का इन्वायरमेंट कन्फिगर करना है। सोलाना एंकर फ्रेमवर्क होता है जो कि यूज़ होता है सोलाना की डेवलपमेंट के लिए। रस्ट इसमें जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो रस्ट लैंग्वेज यूज़ होती है, रस्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। बट सोलाना एंकर के साथ आप उसको सिंपल कमांड के साथ भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आपके सिस्टम पे एटलीस्ट सोलाना का जो सारा इन्वायरमेंट है वो रेडी होना चाहिए ताकि आप सोलाना की डेवलपमेंट भी कर सकें। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट में देखेंगे कि रस्ट के ऊपर के कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह बनाते हैं और उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो जो कर लें फिर आप लोग रस्ट पे काम स्टार्ट कर दीजिएगा एंकर फ्रेमवर्क के साथ। और उसमें फिर आप लोगों ने SPL टोकन बनाना है। सोलाना के ऊपर भी ऐसे होता है कि आपके पास लोकल होस्ट भी होता है जहाँ पे आपको ज़्यादा फंड्स मिल जाते हैं, फिर आपके पास टेस्ट नेट होता है, डेव नेट होता है, उसके बाद फिर आपके पास मेन नेट होता है। तो वही चीज़ें जो यहाँ पे EVM जेएमएम में देखी हैं वहीं भी वही वहाँ पे भी वही होती हैं। ओके,
तो इसको हम कह देते हैं कि we need to use FS. अब उसने सिंपल तो हमें बना दी है, लेकिन उसने इसको प्रॉपर किया नहीं है। इसलिए उसको बोला कि आप इसको जो एनएफटी मिंट का काम है उसको आईपीएफएस पिनाटा के साथ कंप्लीट कर दे। ठीक है, तो कमांड बता दी, वो हम रन कर लेते हैं ताकि चीज़ अगर हमसे मिस हो गया तो वो अच्छा। अब देखेंगे इसने हमें ना यहाँ पे दो चीज़ें ऐड करने को बोला, पिनाटा जेडब्ल्यूटी और पिनाटा गेटवे। अब दो चीज़ें आप वहाँ से ले लेते हैं, बाकी चीज़ों को बात कर देते हैं ताकि यहाँ पे एपी की वापस आ गई है। अच्छा, सारे सारे काम यहाँ पे सेव कर। ये दो चीज़ें इसने दी है, इसको देखो जरा।
तो देखिए जैसे हमने NFT मिंट करने की कोशिश की है ना, तो साथ ही यहाँ पे मैसेज आ गया कि इसको आपने कंफर्म करना है ट्रांजेक्शन को। ट्रांजेक्शन यहाँ से कंफर्म हो गई है और हमारा NFT यहाँ पे मिंट हो गया। इसने हमें इस ट्रांजेक्शन के बदले एक ट्रांजेक्शन का हैश दिया है, ठीक है, जो कि हमारे उस NFT का हैश है। और अब हम यहाँ से व्यू मार्केट प्लेस पे चले जाते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये NFT आ गया, ठीक है। ये NFT हमारे पास बन गया। अब यहाँ से हम चाहें तो आगे किसी को यहाँ पे डायरेक्ट भी ट्रांसफर कर सकते हैं एड्रेस देके, और इसको चाहें तो हम आगे मार्केट प्लेस पे भी लगा सकते हैं। समझेंगे आप लोगों को? तो यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली में, क्या आप अपने NFT मिंट कर करके यहाँ पे लगा देंगे, और बाद में फिर एक ऑक्शन का होगा, एक ऑक्शन का फीचर होगा कि यहाँ पे आप इसको ऑक्शन पे लगाएंगे, कि जिसको हम लिस्ट भी कहते हैं, कि इसको लिस्ट करेंगे हम सेल के लिए, ठीक है। तो सेल पे ऊपर लिस्ट करने से क्या होगा कि डिफरेंट यूजर्स आके इसके ऊपर आके बिडिंग करेंगे, ठीक है। और जिसकी बिडिंग आपको ज़्यादा पसंद आएगी वो आपने एक्सेप्ट कर लेनी है, तो ये NFT उसको ट्रांसफर हो जाएगा और उसके जो पैसे हैं वो आपको ट्रांसफर हो जाएंगे आपके अकाउंट में। तो ये एक्चुअल में पूरा फ्लो आप लोगों ने कंप्लीट करना है इसी तरीके से। अब देखिए हम लोग AI यूज़ करें, AI से आप कुछ भी बनवा सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको फ्लो का पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें, फिर हम सेशन एंड करते हैं। हम यहाँ पे भी देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास फाइल आनी चाहिए। अब ये देखेंगे हमारे पास जो P1 का मेटा डेटा भी आ गया, जो हमने इसके अंदर मेटा डेटा सेव किया था, प्लॉट साइज 8 मरला और वो सारी डिटेल यहाँ पे आ गई है। इसके अलावा उसका जो इमेज था वो भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। और इसी तरह जो बाकी जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं सारी सारी यहाँ पे आ गई। और ये ब्लॉकचेन के ऊपर मिंट हुआ, और इमेज और मेटा डेटा भी ब्लॉकचेन पे गया, और NFT इटसेल्फ भी ब्लॉकचेन के ऊपर ही मिंट हुआ है। सही है जी, सबको क्लियर है? एनी क्वेश्चन? जी जी हाँ जी। अच्छा सर, प्लॉट की इमेज तो पॉसिबल नहीं है। अगर हम ऐसे करें जैसे कॉलोनीज के मैप्स बनते हैं जब वो डेवलप करते हैं, तो स्टार्ट में अगर हम वहाँ पे सिलेक्शन कर देंगे ये वाला प्लॉट जो है हमने सेलेक्ट किया है, तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा प्रॉपर मैप में से? हाँ कुछ भी कर लें। देखिए मैंने तो आपको सिर्फ एक यूज केस समझाने के लिए बताया। आप लोग जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी या जैसे आपकी अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, आप उसके अकॉर्डिंग इसको कर लें। इवन कि यहाँ पे लोग 3D मॉडल्स भी लगाते हैं कि आप उस 3D मॉडल को प्रॉपर चेक कर सकते हैं। जैसे आपने एक फ्लैट, किसी प्लाजा में कोई फ्लैट है, उसकी आपने NFT बना दी, तो फ्लैट का पूरा आप 3D यहाँ पे लगा देंगे। 3D लोग उसको व्यू कर सकते हैं कि ये अंदर से कैसा लगेगा, यहाँ से कैसा लगेगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। सही हो गया सर, शुक्रिया। और किसी का क्वेश्चन कोई? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी तो हमने जल्दी में काम किया, लेकिन आप लोगों ने तसल्ली से काम करना है, अच्छे इसके डिजाइन बनाना है और कोशिश करने की ये सारे इसके यूज केसेस कवर्ड हो, एरर्स वगैरह और सक्सेस वगैरह के प्रॉपर मैसेज हो, और इसके अलावा मार्केट प्लेस प्रॉपर हो, और इसके जो ऑक्शन का प्लेटफॉर्म है वो प्रॉपर हो। ऑक्शन की अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो अभी पूछ लें, क्योंकि बाद में फिर मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोगों को आता है और आप लोगों ने मुझे वो प्रोजेक्ट बना के देना है। और आप लोगों का इस वीक का ये टास्क है, जो ये वाला टास्क कर लेंगे उन्होंने फिर सलाना पे शिफ्ट होना है। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हमारी लास्ट क्लास होगी, और लास्ट जो सेशन होगा हमारा, उसके बाद फिर आप लोगों को मैं एक प्रोजेक्ट दे दूंगा बनाने के लिए, जो भी आप लोगों ने खुद सेलेक्ट करना है और खुद अपनी मर्जी से आइडिया चूज करके उसको बनाना स्टार्ट करना है। और उसके बाद जो एक वीक होगा लास्ट वाला, उसमें फिर हम उसी आइडिया को इवेल्युएट करके उसके ऊपर मार्किंग करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जितने भी ये बना रहे हैं इसको बना के अच्छे अच्छे डिजाइन बनाएं और अपनी लिंक्डइन वगैरह पे पोस्ट करें, और वहाँ पे लोगों को बताएं कि आप लोगों ने NFT बनाना सीख लिया है, मार्केट प्लेस बनाना सीख लिया, या इवन आपको इसका कॉन्सेप्ट पता चल गया। सही है ना? तो उसमें फिर हमें टैग करें, हम आप लोग वहाँ फिर आगे फर्दर शेयर भी करेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे। तो थैंक यू सो मच। स्टिल किसी का क्वेश्चन हुआ तो आप लोग फिर मुझे DM कर देना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।